और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं उस पुलिस वाले की करतूत जिसने शराब के नशे में धुत होकर यहां तक कह दिया कि उसकी तैनाती पाकिस्तान में है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक सिपाही ने जमकर उत्पात मचाया। नशे में सिपाही इतना धुत था कि उसे यह भी नहीं पता चल पा रहा था कि वो अपने पैरों पर ही खड़ा है या नहीं। इसके बाद उसने जो हरकतें की वो अपने आप में एक अपमानजनक स्थिति है किसी भी व्यक्ति के लिए जो पुलिस की यूनिफॉर्म पहने हो। नशे में क्या कोई व्यक्ति जो कि पुलिस की वर्दी पहनकर खड़ा हो इस तरह की हरकत कर सकता है? ये प्रदर्शित करता है एक ऐसी मानसिकता जो कि हर तरह से नाजायज है। कप्तान साहब से इतना पूछ लेना बस, इतना कप्तान साहब का भी आपको डर नहीं है? पूछ लेना बस, उनको डर नहीं लगता है क्या? कप्तान साहब भाई कितना मेहनत से ड्यूटी करता है। अच्छा, तैनाती तुम्हारी कहाँ है? तैनाती हाँ तुम्हारी मेरी पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तैनाती है? पाकिस्तान में कोतवाली के बिल्कुल पास खड़े हुए आप नशे की हालत में, कोई वर्दी पहने हुए जो है यहाँ पे आपको बुरा बहुत गिरा के मारेंगे। सिपाही कितना काम करता है। देखा आपने किस तरीके से ये पुलिस वाला उत्पात मचा रहा था, और जब पत्रकार वहां से सवाल पूछ रहे थे तो उन्हें यह कह रहा था कि उसकी तैनाती पाकिस्तान में है। मैनपुरी में सरकारी पुलिस वाले ने जिस तरीके से उत्पात मचाया, उधर कर्नाटक में सरकारी इंजीनियर ने एक विधायक के निशाने पर आके अपना बहुत कुछ खोया। कर्नाटक के एक विधायक को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि अपनी सारी हदें लांघ गया। समर्थकों के नशे में चूर ये विधायक यहां तक भूल गया कि वो एक सरकार के प्रतिनिधि यानी कि एक अफसर के साथ बदतमीजी कर रहा है। और देखिए ये विधायक किस तरीके से उस अफसर के गले पकड़कर उसके कॉलर के साथ उसके साथ जो हाथापाई करता दिख रहा है, ये हर तरीके से हर गरिमा का उल्लंघन है। लेकिन विधायक ने न तो पद की गरिमा रखी न ही अफसर की। जेडीएस के विधायक नारायण गौड़ा का गुस्सा इतना ज्यादा था कि गाली गलौज पर वो आमदा हो गए और अपनी कुर्सी से उठे, टेबल पर रखे कागजात अफसर के मुंह पे दे मारा, धमकी दी और उसके साथ साथ यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि कैसे कम से कम हिंदुस्तान में अधिकारियों की शायद कोई औकात नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि असामाजिक तत्व हर तरह से हावी होते चले जा रहे हैं। वरना क्या वाकई में हमारे देश में एक फिल्म के रिलीज करने के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर को राज्य के गृहमंत्री नहीं बल्कि केंद्र सरकार के गृहमंत्री से मिलकर उनसे सिफारिश करनी पड़ती है कि फिल्म रिलीज होने में हमारी मदद करें? हम बात कर रहे हैं ए दिल मुश्किल की। करण जौहर ने आज केंद्रीय गृह मंत्री से राजनाथ सिंह से मुलाकात कर यह आश्वासन दिया कि एमएनएस के कार्यकर्ता उनके फिल्म के प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाएंगे। जरा सोचिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के भरोसे के बाद, मुंबई पुलिस के भरोसे के बाद भी करण जौहर को यकीन नहीं था कि एमएनएस के कार्यकर्ता उनकी फिल्म को रिलीज होने देंगे। क्या ये वाकई में प्रदर्शित नहीं करता कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी दादागिरी चलती है मुंबई में? क्या एमएनएस के कार्यकर्ता कानून से ऊपर हैं? क्या ये गुंडे कानून के ऊपर हैं? महाराष्ट्र में एमएनएस का फिल्म रिलीज न होने देने का ऐलान और दिल्ली में फिल्म निर्माताओं की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ये साबित कर दिया कि भले ही चुनावी मैदान में एमएनएस दमखम नहीं दिखा पाई, लेकिन असल जमीन पर उनसे बड़ा दबंग कोई नहीं है। इतने खौफजदा कि वो देश के गृह मंत्री तक से मिले। मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने निर्माताओं को सुरक्षा का भरोसा दिया और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी। MNS should not have the right and the power or the audacity to say that they are going to break multiplexes and take law in their own hand. लेकिन ये पैगाम शायद एमएनएस समझने को तैयार नहीं है। जब दिल्ली में राजनाथ सिंह की मुलाकात चल रही थी, उसी दौरान नागपुर में एमएनएस कार्यकर्ता सड़कों पर फिल्म का विरोध कर रहे थे। इस फिल्म को लेकर एमएनएस खुलकर अपने तेवर दिखा रही है। क्यों नहीं उदय हमले के बाद में इसकी निंदा की?
क्यों नहीं उसके जो फिल्म के कलाकार हैं उन्होंने निंदा की। हम हमारी भूमिका के ऊपर कायम हैं। किसी भी प्रकार से जिस फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार हैं उस फिल्म को हम रिलीज होने देंगे नहीं। इससे एमएनएस का प्रेशर ही कहिए कि सिनेमा घर मालिक 4 राज्यों में फिल्म को न दिखाने की बात कह चुके हैं। एमएनएस का इतिहास गवाह है कि जब जब ये पार्टी किसी मुद्दे के विरोध में उतरी है तो विरोध हर हद को पार कर गया है। और यही वजह है कि ए दिल है मुश्किल से जुड़े लोगों के अंदर भी एमएनएस का डर पसरा हुआ है। पाक कलाकारों पर किसी भी तरह के बैन से भले ही सरकार ने इनकार किया हो, लेकिन उन पर हो रही राजनीति और एमएनएस के बवाल के बाद अब बेहद मुश्किल है कि बॉलीवुड में आगे उन्हें किसी भी तरह का काम मिल पाए। वीडियो राकेश रावत के साथ मौजेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एमएनएस के तमाम कार्यकर्ता खुलेआम दादागिरी कर रहे हैं। अब इसका विरोध भी कुछ हलकों में होना शुरू हो गया है। बॉलीवुड के कुछ एक कलाकार, कुछ डायरेक्टर्स इसका विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब जस्टिस काटजू ने भी अपने ही अंदाज में एमएनएस का विरोध किया है। जस्टिस काटजू का यह कहना है कि वो चुनौती देते हैं कि अगर एमएनएस के लोग गुंडे हैं तो वो शायद इस देश के सबसे बड़े गुंडे हैं और उन छोटे गुंडे को इन बड़े गुंडे के पास आकर दिखाना चाहिए कि उनमें वाकई में दम है कि नहीं। मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रहा था, फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था। एमएनएस जो कुछ कर रही है महाराष्ट्र में, बड़ी सख्त भाषा में आपने उनको जवाब दिया है। देखिए, ये एमएनएस वाले ये सब गुंडे हैं। मैं तो इलाहाबाद का गुंडा हूँ। मेरे सामने आए, ये बेचारे हेल्पलेस आर्टिस्ट लोगों को हड़का रहे हैं। तो अभी तक आपने शेर से पाला नहीं हुआ, आपका गीदड़ों से पाला हुआ है। अब आइए मेरे साथ, मैं ऐसा डंडा मारूंगा कि दिमाग सही कर दूंगा ये गुंडों का, क्योंकि गुंडे को समझा नहीं सकता कोई। गुंडे का इलाज है डंडा। मैंने कहा कि तुम लोग जो हो, तुम लोग ने अरब सागर का खारा पानी पिया है, और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। मैं संगम का, गंगा जमुना सरस्वती का पानी पी के आया हूँ। तो मेरा सामना करो अगर हिम्मत हो। गुंडागर्दी कर रहे हो एक असहाय लोगों के साथ। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आज सरकार को कम से कम एक ऐसा माहौल तो देना चाहिए कि अगर फिल्म सर्टिफिकेशन मिल चुका है तो किसी फिल्म के प्रदर्शन कोई रोक तो न लगा सके। क्या इतना भी सरकार नहीं कर सकती? आइए बात करते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की, जहां पर एक और बड़ा संकट शुरू हुआ था बीती रात, जो कि आज खत्म हुआ। बंधक संकट। जी हां, देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों में से एक माने जाने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों ने ही अपने वाइस चांसलर और एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ का घेराव किया और उसके बाद उन्हें बंधक बना दिया। छात्रों की मांग जायज थी या नहीं, ये तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल ये उठता है, प्रदर्शन का ये कौन सा तरीका है जहां पर आप कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हर तरह की शिक्षा दी जाती है, लेकिन कानून के उल्लंघन की शिक्षा दी जाए, ऐसा तो आज तक कभी हम लोगों ने भी नहीं देखा जब मैं जेएनयू में पढ़ा करता था। आखिरकार क्या हो गया है जेएनयू को? चौबीस घंटे, जी हां, पूरे 24 घंटे तक जेएनयू में घमासान मचा रहा। 24 घंटे तक बीसी और कॉलेज के दूसरे स्टाफ को बंधक बनाकर रखा। विवाद कैंपस से एक छात्र के लापता होने से शुरू हुआ। नारेबाजी, हंगामा और घेराबंदी की। 24 घंटे से ज्यादा समय तक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर छात्र लेटे रहे, और जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों की मांगे मानी, तब कहीं जाकर उन्हें इस घेराव से आजादी नसीब हुई। चूंकि अंदर 24 घंटे पूरे होने वाले थे और जो अंदर लोग थे उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इसके बाद यहां पर स्टूडेंट यूनियन ने इस बात का फैसला लिया है कि वो फिलहाल स्ट्राइक को बंद कर रहे हैं, लेकिन कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर के बाहर ये स्ट्राइक जारी रहेगी। दरअसल ये विवाद एमएससी के छात्र नजीब के साथ मारपीट और फिर उसके गायब होने के साथ शुरू हुआ था। आयसा और दूसरे लेफ्ट संगठनों ने नजीब को जल्द से जल्द ढूंढने की मांग रखी। मांग अपनी जगह सही थी, लेकिन मांग पूरी कराने के लिए जो मोर्चाबंदी की गई, वो कहीं से भी छात्र राजनीति का हिस्सा करार नहीं दी जा सकती। छात्रों का आरोप है कि 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने जरूरी कदम नहीं उठाए।
वहीं प्रबंधन इन आरोपों को गलत बता रहा है। यह छठा दिन है आज, और 6 दिन वक्त काफ़ी होता है। उसके ऑलरेडी सारी नेगोशिएशन हो चुकी है और कोई रिपोर्ट नहीं की है, जैसा आप झूठ बोल रहे हैं। पूरा भरोसा देने के बाद भी स्टूडेंट लीडर्स ने बहुत दे आर रिलेंटलेस, अनफॉर्चुनेटली दे हैव रिजॉर्टेड टू दिस काइंड ऑफ इलीगल कन्फाइनमेंट। क्या नजीब की गुमशुदगी को छात्र राजनीति का दांव बनाया गया? ये सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि छात्रों का बर्ताव कहीं से भी सामान्य नहीं था। जेएनयू से रविकांत के साथ सूरज अरोड़ा और गौरव अरोड़ा, न्यूज नेशन। ऐसा लगता है जैसे कि कोलकाता में बस वो हो रहा है जो किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने अपना गुस्सा कुछ इस अंदाज में दिखाया जो कि वाकई में अमानवीय चेहरा पुलिस का प्रदर्शित करता रहा। सड़क पर बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध के लिए उतरे थे। पुलिस ने बड़ी बेरहमी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा। पूरा का पूरा विवाद बुधवार को बीजेपी की सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर हुए हमले की वजह से पैदा हुआ। आसनसोल की एक रैली में बाबुल सुप्रियो पर पत्थर से हमला किया गया था, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की सड़कों पर विरोध का स्वर के साथ साथ ये प्रदर्शन भी किया।